ये कहानी स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां एक परिवार गहरे समुद्र की यात्रा पर निकलता है। तभी एक भयंकर घटना घटती है, जिससे शांत समुद्र अचानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है और पूरी मानवता को खतरे में डाल देता है। क्या ये परिवार और इंसानियत इस तबाही से बच पाएगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक जवान लड़की से जो छुट्टियों पर है, तभी उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी एक बालिया गायब है। शुरुआत में वह सोचती है कि शायद फोटो लेते वक्त गलती से वो समंदर में गिर गया होगा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो पास ही खड़ी थी, बिना कोई सोच विचार किए फौरन समंदर में कूद जाती है खोया हुआ झुमका खोजने के लिए। लेकिन अगले पल पानी के नीचे से एक अजीब आवाज आने लगती है और समंदर का पानी उबलने लगता है। उनका कांच का नाव टूट जाता है और इसके साथ ही उनकी दोस्त की मौत हो जाती है, जिससे वहां मौजूद सबका हाल बुरा हो जाता है। कुछ दिन बाद 4 लोगों का एक परिवार छुट्टियों के लिए उसी ला पाल्मा द्वीप पर आता है। ये द्वीप भी जाना जाता है जैसे कि वो ज्वालामुखी द्वीप था, हालांकि वहां का ज्वालामुखी 1948 के बाद से फटा नहीं था। वह और उसके पति जानबूझकर अपनी छुट्टियां बिताने यहाँ आए थे ताकि अपनी बिगड़ती शादी को सुधार सकें। वे इस यात्रा को अपने रिश्ते को ठीक करने का आखिरी मौका मानते हैं। जब परिवार तैरने के लिए कपड़े बदलने की तैयारी कर रहा था, उनकी बड़ी बेटी सारा जमीन पर एक जोड़ी बालियां पाती है। उन्हें देखकर पिता तुरंत कहता है कि ये किसी भी परिवार के किसी सदस्य की नहीं है। सारा इस बात पर ध्यान नहीं देती और बस उन्हें मेज पर रख देती है। उन्हें क्या पता कि यह छुट्टियां उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाली हैं, जहां उन्हें एक भयानक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच पहाड़ों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की मैरी अपने एक साथी के साथ रिसर्च के लिए जाती है। जैसे हमेशा वे एक गुफा पर पहुंचते हैं, लेकिन आज वे गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब देखते हैं, चट्टानों पर सीमेंट जैसा जमाव। यह मैरी के पूरे करियर में पहली बार है जब उसने ऐसा कुछ देखा है और वह फौरन ही वो सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी उसका दाढ़ी वाला साथी जमीन पर कई मरे हुए चमगादड़ देखता है। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि गुफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सामान्य से काफी ज्यादा है। जो बात उन्हें और ज्यादा हैरान कर देती है वो है गुफा की छत में अचानक एक बड़ी दरार का दिखाई देना। इसी बीच भूवैज्ञानिक विभाग का डायरेक्टर अपने ऑफिस में अखबार पढ़ रहा होता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण पूर्वी समुद्री इलाके में एक स्पीड बोट मिली है। ला पाल्मा द्वीप पर और जहाज पर सवार सभी पर्यटक मृत पाए गए हैं। मामले की अभी जांच चल रही है। ये खबर पढ़कर डायरेक्टर काफी चिंतित हो जाता है। थोड़ी देर बाद मैरी और उसकी साथ वाली ऑफिस में आते हैं और गुफा में अपनी खोजों के बारे में बताते हैं। आगे की जांच में पता चलता है कि गुफा के अंदर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा खतरनाक रूप से ज्यादा है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। साथ ही द्वीप का मानसून मौसम भी बढ़ रहा है। बारिश का समय बढ़ रहा है और बारिश की मात्रा लगातार बढ़ रही है। बढ़ता हुआ पानी की धारा चट्टानों के संतुलन को बिगाड़ रही है, जिससे गुफा के अंदर खतरनाक दरारें पड़ रही हैं। अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो भूकंप या भूस्खलन होने की संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन डायरेक्टर इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि पहाड़ों में हल्की फुल्की कांपना सामान्य बात है। अभी तक जहरीली गैस के कोई साफ निशान नहीं मिले हैं और मौजूदा स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि इसे बड़ा खतरा कहा जा सके। दोनों शोधकर्ता ये सुनकर काफी निराश हैं। ये बेकार की डांट फटकार है। लेकिन दाढ़ी वाला आदमी अपनी शक में पक्का रहता है। वह मैरी को एक नक्शा दिखाता है और याद दिलाता है कि 1948 में यहाँ एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसने कई किलोमीटर लंबी दरार बना दी थी। वह इतना चौड़ा था कि कोई इंसान उसके अंदर चल सकता था। अगर फिर से ऐसा विस्फोट हुआ तो पहाड़ का एक पूरा हिस्सा टूटकर सीधे समुद्र में गिर सकता है। अगर एक पूरे शहर जितनी चीज समुद्र में डूबे तो एक भयानक सुनामी आना तय है। वह सवाल उठाता है कि क्यों डायरेक्टर जनता को पहले से चेतावनी नहीं दे रहा है। सच तो यह है कि कुछ साल पहले डायरेक्टर ने बड़ी गलती की थी। उसने एक बार भूस्खलन की चेतावनी दी थी, जिससे बहुत हड़कंप मच गया, लेकिन असल में कुछ भी नहीं हुआ। उस घटना की वजह से उसका नौकरी तक चली जाने वाली थी। तब से उसने ऐसा फैसला किया है कि जब तक किसी आपदा का पूरा यकीन न हो वो कोई अलार्म नहीं उठाएगा। लेकिन मेरी और उसकी साथी को यह पता नहीं कि डायरेक्टर उनसे भी ज्यादा डरा हुआ है। असल में वो पहले ही बहुत परेशान है। उसी वक्त वह फोरेंसिक विभाग गया था नई खोजों की जांच करने। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जो भी लोग स्पीड बोट पर मरे उनकी मौत बहुत ज्यादा गर्म गैस के। सारा मना कर देती है क्योंकि उसे अपने ऑटिज्म वाले छोटे भाई का ध्यान रखना होता है। लड़की निराश होकर चली जाती है। सारा नए दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाती। पूल से निकलते ही उसके पिता सनीत उसकी उदासी देखकर उससे खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे उसे यकीन दिलाते हैं कि वे उसके भाई का ध्यान रखेंगे। ये सुनकर सारा आखिरकार खेल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले उसके पिता जल्दी से उसे वॉलीबॉल के कुछ आसान नियम समझा देते हैं। सारा खेलने के लिए निकल पड़ती है। खेलने के लिए निकल गए और निक को अपने बेटे की देखभाल सौंपी। बच्चे के साथ वक्त बिताते हुए निक ने अचानक अपनी पत्नी को एक स्पेनिश आदमी के साथ हंसते और बातें करते देखा। ये देखकर वह तुरंत गुस्से में आ गया, लेकिन जब उसने अपने बेटे की तरफ देखा तो बच्चा गायब था। घबराया हुआ निक अपने बेटे को खोजने लगा, सोचते हुए कि शायद वो अपनी बहन को ढूंढने समुद्र किनारे चला गया होगा। वह किनारे की तरफ दौड़ा और बार बार उसका नाम पुकारने लगा। कुछ ही देर बाद उसने एक छोटा लड़का चट्टान पर खड़ा देखा। दूर से जब निक करीब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका बेटा है, संगीत, जो खामोशी से समंदर को देख रहा है। बच्चा अनगिनत कछुओं को समुद्र में इकट्ठा होते देख रहा था, जैसे वो सब साथ में माइग्रेट करने की तैयारी कर रहे हो। इस बीच मैरी अपनी जांच पूरी कर लेती है। गुफा से लाया गया पानी का नमूना किसी भी असामान्य खनिज का कोई निशान नहीं दिखाता। ये साफ बताता है कि समुद्र का पानी तेजी से पहाड़ में दाखिल होकर सीधे गुफा तक पहुंच गया है। जो दरार उन्होंने खोजी है वो बिल्कुल नई है, 2 हफ्ते से ज्यादा पुरानी नहीं। अगर ये सच है तो उस पूरे द्वीप के लोग बड़े खतरे में हो सकते हैं। ये सोचकर मैरी और उसकी साथी वापस पहाड़ की तरफ जाते हैं और दरार के ऊपरी हिस्से को खुद देखने का फैसला करते हैं। वे वापसी करते हैं और जगह पर पहुंचते हैं। जो वे वहां देखते हैं वो और भी डरावना होता है। दरार का एक सिरा अब धीरे धीरे नीचे की ओर डूब रहा है। वे तुरंत अपना उपकरण सेट करते हैं और माप लेना शुरू कर देते हैं। उनकी चिंताएं सही साबित होती हैं। दरार लगातार हिल रही है।
भले ही ये हिलना धीरे धीरे हो रहा हो, लेकिन साफ है कि अगर ऐसा चलता रहा तो भयावह तबाही अनिवार्य है। इसी बीच भूवैज्ञानिक विभाग के कर्मचारी भी खतरे के संकेत पहचानने लगे हैं। पहाड़ के आसपास गैस का स्तर बढ़ रहा है और हल्की हल्की झटके महसूस हो रहे हैं। डायरेक्टर ने तुरंत नेशनल गार्ड से संपर्क करने का आदेश दिया ताकि जरूरत पड़ने पर पहाड़ पर मौजूद पर्यटकों को सुरक्षित नीचे उतारा जा सके। उसी वक्त मैरी ने उसे फोन किया। जब डायरेक्टर को पता चला कि वे अभी भी पहाड़ पर हैं, तो वह घबरा गया और उन्हें अपना सारा सामान छोड़कर तुरंत नीचे आने का आदेश दिया। तभी वे अभी माप लेने के दौरान अचानक दरार से सफेद धुआं निकलने लगा। ये देख दोनों डर के मारे भागे। नीचे जाते हुए उनका सामना कई लोगों से हुआ जो पहाड़ पर कैंपिंग कर रहे थे। मैरी को समझ आ गया कि ये ज्वालामुखी की सक्रियता का साफ संकेत है और वह सबको चिल्लाकर भागने को कहने लगी। थोड़ी देर बाद मैरी अस्पताल के बिस्तर पर होश में आई। डायरेक्टर ने बताया कि उसका साथी गंभीर हालत में है और जहरीली गैस के संपर्क में आने की वजह से कोमा में चला गया है। इस बार ज्वालामुखी बहुत ज्यादा जहरीली गैस छोड़ी गई, लेकिन सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई। हालांकि डायरेक्टर को पता है कि ये तो बस शुरुआत है। जब जहरीली गैस निकलने लगती है संगीत, उसके बाद राख और फिर पिघली हुई लावा आती है। अगर पहाड़ का कोई हिस्सा समुद्र में गिर गया तो उससे सुनामी आ सकती है। ऐसी सुनामी से दुनिया भर में लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। कई महाद्वीप प्रभावित हो सकते हैं और छोटे द्वीपीय देशों को पूरी तरह समुद्र में डूबने का खतरा हो सकता है। सिर्फ लोगों को सुरक्षित निकालने की लागत ही अरबों में हो सकती है। डॉलर, घबराहट और अफरा तफरी में और भी बड़ा खतरा है, और भी ज्यादा जाने जा सकती हैं। तो संगीत डायरेक्टर अभी भी तब तक इंतजार करना चाहता है जब तक उसके पास ठोस सबूत न हो। लेकिन वह अब इंतजार नहीं कर सकता। वह साफ तौर पर डायरेक्टर से कहती है कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो नतीजे वापस न होने वाले हो सकते हैं। दबाव में आकर डायरेक्टर उसके साथ मेयर से मिलने चलने को मान जाता है, लेकिन मेयर का रवैया वैसा का वैसा रहता है। वह तब तक जनता को सचेत करने से इनकार करता है जब तक वह पूरी तरह से निश्चित न हो। एक और झूठी खबर बहुत महंगी पड़ सकती है उसकी पोजीशन के लिए। चाहे मैरी और डायरेक्टर उसे कितना भी मनाने की कोशिश करें, मेयर इंतजार करने का फैसला करता है। इस बीच रिजॉर्ट पर निक और वो फिर से अपने बेटे को लेकर बहस करते हैं। वो निक पर आरोप लगाता है कि जब उनका बेटा गायब हुआ था तो उसने तुरंत उसे सूचित नहीं किया। निक गुस्से में जवाब देता है कि ही माई पूरे दिन बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा था। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। इसी समय सारा की जिंदगी भी बिखरने लगती है। वो लड़की जिससे वो एक दिन पहले दोस्ती कर चुकी थी अब उसे सख्ती से डांटती है। कारण यह है कि सारा ने गलती से अपनी एक वीडियो शेयर कर दी। वो वीडियो असल में एक लड़के ने छुपके से रिकॉर्ड की थी, लेकिन गुस्सा सारा पर ही निकाला जा रहा है। दिल टूटे हुए सारा अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। वहीं बैठी उसकी आवाज आती है कि उसके माँ बाप अगले कमरे में जोर जोर से झगड़ रहे हैं। अब उसे वहां और एक पल भी रुकना पसंद नहीं। चुपके से वो घर छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। वहां से वो अपने चाचा को नॉर्वे में कॉल करती है और उनसे वापसी का टिकट बुक करने को कहती है। चाचा पूछते हैं कि वह इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती है। अकेली थी, लेकिन सारा कुछ समझाने से इनकार कर देती है। कॉल खत्म होने के बाद उसका चाचा चिंता में पड़ जाता है और अपनी बहन हिमी को फोन करता है, लेकिन हिमी उस वक्त योग कर रही होती है और फोन की घंटी सुन नहीं पाती। इसी बीच भूवैज्ञानिक विभाग को और भी चिंताजनक खबर मिलती है। पूरे द्वीप में लगातार सूक्ष्म भूकंप आ रहे हैं और उनका केंद्र धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये साफ संकेत है कि ज्वालामुखी किसी भी वक्त फूट सकता है। निदेशक तुरंत हवाई यातायात नियंत्रण को आदेश देता है कि ला पाल्मा द्वीप के आने जाने वाले सभी उड़ानों को रोक दिया जाए। ज्वालामुखी की राख हवाई जहाज के इंजन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती है और प्लेन क्रैश भी करवा सकती है, लेकिन चेतावनी बहुत देर से मिलती है। अचानक पहाड़ से एक छोटी लेकिन जोरदार धमाका होती है जिससे सब दंग रह जाते हैं। ठीक उसी वक्त सारा को ले जा रहा फ्लाइट रनवे पर तेजी से दौड़ रहा होता है। पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टेक ऑफ रोकने के निर्देश मिलते हैं, लेकिन रनवे छोटा होने की वजह से प्लेन को उड़ान भरनी पड़ती है। इसी बीच के को आखिरकार अपने भाई की मिस्ड कॉल नजर आती है और वह तुरंत उसे कॉल बैक कर देता है। जब उसे पता चलता है कि सारा एयरपोर्ट चली गई है तो वह घबरा जाती है और अपने पति को ढूंढने दौड़ती है। फिर गाढ़े ज्वालामुखी राख के बीच से एक विमान की गड़गड़ाती आवाज आती है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका आसमान हिला देता है। वह डर के मारे अपना चेहरा ढक लेती है, ये नहीं जानती कि उसकी बेटी उस विमान में थी या नहीं। जैसे ही ये जोड़ी एयरपोर्ट के लिए निकलने की तैयारी करती है, हाई को अपने भाई का मैसेज मिलता है। उसका भाई जो विदेश मंत्रालय में काम करता है, उसे पहले ही विमान दुर्घटना की खबर मिल चुकी है। रेस्क्यू टीमें पहले से ही काम में लगी हैं और सभी बचे हुए लोगों को द्वीप के एकमात्र अस्पताल ले जाया जा रहा है। जब वह और निक अस्पताल पहुंचते हैं तो कई घंटे तक तलाश करते हैं, लेकिन सारा नहीं मिलती। स्टाफ उन्हें फ्लाइट के यात्रियों की सूची दिखाता है, जिनके नाम के सामने निशान लगा होता है। उन्हें अस्पताल लाया जा चुका है, जबकि बाकी को लापता बताया गया है। सारा का नाम सूची में है, लेकिन उसके सामने कोई निशान नहीं है। ये देखकर दोनों पूरी तरह टूट गए, थके हुए और दिल दुखा हुआ। वे होटल वापस लौटते हैं, ये नहीं जानते कि आगे क्या करें। लेकिन जब वे अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। सारा आराम से अंदर बैठी होती है। असल में सारा विमान में चढ़ने ही वाली थी कि उसे अपने दोस्त का एक मैसेज मिला। उसका दोस्त दिल से माफी मांग रहा था और क्षमा चाहता था। सारा ने आखिरी पल में उड़ान नहीं भरने का फैसला किया। बाद में उसके दोस्त को भी एहसास हुआ कि ये मैसेज अनजाने में सारा की जान बचा गया। इस दुखद घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। इसी बीच भूगर्भ विभाग की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस द्वीप को तुरंत खाली कर देना चाहिए, लेकिन मेयर अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वह कहता है कि ऐसी खबर फैलाने से लोगों में घबराहट फैल सकती है और अफरा-तफरी में कोई हानि हो सकती है। ज्वालामुखी राख पहले भी आई है, लेकिन उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और एक और झूठा अलार्म सबके नौकरियां छीन सकता है। जब निदेशक को पता चलता है कि जनता को अभी तक सचेत नहीं किया गया है, तो वह एक व्यक्तिगत फैसला लेता है। वह आदेश देता है कि सभी अपने कर्मचारियों को तुरंत द्वीप छोड़ने को कहता है और फैसला करता है कि वह आखिरी व्यक्ति के तौर पर वहीं रहेगा। मैरी इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन उसे अपने छोटे भाई की भी जिम्मेदारी है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि उसका भाई नशे में है और एक बार में हंगामा कर रहा है।
मैरी उसकी मदद करने वहां जाती है, लेकिन पुलिस उसे आधिकारिक काम में दखल देने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जब उसका भाई होश में आता है तो वह अपनी गलती समझ जाता है। वह उससे मिलने पुलिस स्टेशन भागता है और सबसे बढ़िया वकील रखने का वादा किया गया है, लेकिन वक्त कम होता जा रहा है। ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। अब सवाल यह है कि ये भाई बहन इस खतरनाक से कैसे बचेंगे। लेकिन ये तो बस तबाही की शुरुआत है। संगीत, इस इलाके के लोग जानते हैं कि जब ज्वालामुखी राख छोड़ना शुरू करता है तो अगला कदम आमतौर पर पूरी तरह फटना होता है। अगर ऐसा हुआ तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में गिर सकता है, जिससे सैकड़ों मीटर ऊंची भयंकर सुनामी आ सकती है। ये इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन सकती है। इंसानी संगीत इतिहास। रात के समय ज्वालामुखी से फिर से सफेद धुआं उठने लगता है, जैसे कोई सोया हुआ दानव जागने वाला हो। उसी वक्त निक और उसका परिवार अभी भी पानी पर है और उन्हें खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। उन्हें पता भी नहीं कि तबाही धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। अचानक फोन बजता है। हेमे उठाती है और देखती है कि कॉल उसके भाई की तरफ से है। वह बताता है कि सरकार को इस स्थिति का पहले से पता है, लेकिन लोगों में घबराहट ना फैले इसलिए ये जानकारी छिपा रखी है। वह चुपके से उनके लिए एक फेरी बुक की जो उन्हें कुछ ही मिनटों में पास के टेनेरिफ द्वीप ले जाएगी। वहां से वे अगली फ्लाइट पकड़कर घर जा सकते हैं। फेरी के रवाना होने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और बच निकलने का मौका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अपने भाई की चेतावनी सुनकर किम्मी कोई वक्त गंवाए बिना चुपचाप अपने पति और 2 बच्चों के साथ निकलने की तैयारी करने लगती है, लेकिन सारा जिद करती है कि वह अपनी दोस्त शेरी को भी साथ ले जाना चाहती है। वह उसे बार बार फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब हिम्मी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और सुनामी कभी भी आ सकता था, इसलिए सारा अपनी फैमिली के साथ निकलने को मजबूर हो जाती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सड़क पर एक भी टैक्सी नहीं है। वक्त कम होता जा रहा है। तब निक को एक आइडिया आता है। वह अचानक एक ट्रक रोकता है और जल्दी से अपनी पूरी फैमिली को उसमें बैठा लेता है। कामगारों के कुछ कहने से पहले निक ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वही कामगार उनका पीछा करते हुए फेरी टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निक उन्हें और बच्चों को तुरंत फेरी में चढ़ने के लिए कहता है। निक खुद वहीं रुक जाता है और मजदूरों ने उसे घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। आखिर में निक ने अपना वॉलेट निकाला और उन्हें दे दिया। तभी उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निक बेसहारा देखता रहा जैसे उसकी फैमिली वाला फेरी धीरे धीरे दूर चली जा रही थी। इस बीच शेरी बीच पर थी। उसने अपने फोन पर कई मिस्ड कॉल देखे। अपने ऑफिस में अकेला उसे तुरंत एहसास होता है कि खतरा अपने चरम पर पहुंच चुका है। वह मेयर के ऑफिस को फोन करता है और मांग करता है कि तुरंत एक आपातकालीन निकासी अलर्ट जारी किया जाए। फेरी पकड़ने में नाकाम निक जल्दी से एक स्पीड बोट रेंटल सेंटर पर जाता है और टेनेरिफ के लिए 9 किराए पर लेने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही आपातकालीन अलर्ट बजता है, स्टाफ उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। उसी वक्त होटल में मिली उसकी एक दोस्त आता है और बताता है कि उसने एक नाविक को रिश्वत दी है। दोनों जल्दी से उस किनारे की ओर भागते हैं जहां नाविक पहले ही मौजूद है। इंतजार कर रहे थे। उसने निक के लिए आखिरी खाली सीट सुरक्षित कर ली। राहत की सांस लेते हुए वे नाव पर चढ़ने की तैयारी करने लगे, तभी पीछे से ज्वालामुखी फट पड़ा। जैसे ही नाव चलने वाली थी, एक औरत बच्चे को गोद में लेकर दौड़ती हुई आई। वह रोते हुए मदद मांगने लगी, कहती है उसका बच्चा बहुत छोटा है और उसे बचाना जरूरी है। निक एक पल के लिए रुकता है, फिर चुपचाप अपनी सीट उस औरत और उसके बच्चे को दे देता है। ये देख उसके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन निक चुपचाप वहां से चल पड़ा। अस्पताल में दाढ़ी वाला वैज्ञानिक ज्वालामुखी के विस्फोट की आवाज से जाग जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो उसे तुरंत स्थिति की गंभीरता समझ आ जाती है। फिर भी वह घबराता नहीं क्योंकि उसने इस नतीजे की उम्मीद की थी। वह कपड़े बदलता है और सीधे डायरेक्टर के ऑफिस जाकर उनके साथ खड़ा हो जाता है, शायद ये उनके आखिरी पल हो। इसी बीच निक दूर के पहाड़ से उठती हुई आग और लावा देख रहा है। उसे पता नहीं होता कि अब आगे कहां जाना है। आखिरकार वह ही माई को कॉल करता है और बच्चों का ध्यान रखने को कहता है, कहते हुए कि वो शायद कभी वापस ना आए। इसी बीच मैरी का भाई पुलिस स्टेशन की चाबियां हासिल कर लेता है, संगीत और अपनी बहन को छुड़ा लेता है। बाहर निकलते वक्त वह पास की एक दूसरी सेल से एक और बंदी को भी आजाद कर देता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात निक से होती है। निक बताता है कि सारे नावें जा चुके हैं, लेकिन मैरी का भाई कहता है कि उसके पास अभी भी एक स्पीड बोट है जो उसने मछली पकड़ते वक्त छुपा रखा था। ये सुनकर निक की उम्मीद की किरण जाग उठती है। तीनों जल्दी से बीच की तरफ दौड़े और छुपा हुआ स्पीड बोट ढूंढ निकाला। एक छुपे हुए कोने में जैसे ही वे शुरुआत करने वाले थे, पीछे से एक बंदूक लेकर आदमी आ गया। वो कैदी जिसे मैरी के भाई ने पहले छुड़ाया था, अब वो नाव खुद के लिए लेना चाहता है। मैरी का भाई उससे समझाने की कोशिश करता है कि नाव में एक और आदमी आ सकता है, लेकिन वह आदमी जोर देकर पूरी स्पीड बोट लेना चाहता है क्योंकि उसके साथी पीछा कर रहे हैं। बहस के दौरान उस आदमी ने गोली चला दी जो मैरी के भाई को लग गई। मैरी उसकी ओर दौड़ी, लेकिन कुछ ही पल में वह मर गया। तभी दूसरे गैंगस्टर आ जाते हैं। निक जल्दी से मैरी का हाथ पकड़ता है और उसे नाव पर धकेल देता है। उसके पास बंदूक है, इसलिए बाकी लोग हिल भी नहीं सकते। दोनों मिलकर स्पीड बोट चालू करते हैं और ज्वालामुखी के धमकाने के बीच द्वीप से भाग निकलते हैं। उसी वक्त निक को अपने भांजे का फोन पर मैसेज आता है। उसमें बताया जाता है कि टेनेरिफ पर एक सुरक्षित जोन है और वहीं पहुंचना ही बचने का एकमात्र रास्ता है। निक तुरंत मैरी का हाथ पकड़कर उसे नाव पर खींच लेता है। मैरी डर के मारे जड़ हो गई है, जैसे कि पैर कड़कड़ाने लगे, म्यूजिक जैसे पत्थर बन गए हों। निक उसे ठीक वक्त पर नाव में खींच लेता है और वे नाव को उल्टी दिशा में मोड़ देते हैं, सुनामी के आने से पहले तेजी से भागते हुए। इसी बीच टेनेरिफ के एयरपोर्ट पर आखिरी उड़ान की तैयारी चल रही है। म्यूजिक वह अपने बेटे और सारा के साथ बोर्डिंग गेट तक पहुंच चुका है। पासपोर्ट चेक करते वक्त स्टाफ को उसका एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट मिलता है। वह बताती है कि उसका पति पीछे रह गया है और शायद जल्द ही आ जाएगा। स्टाफ उन्हें पीले रंग की कलाईबंद दे देता है जो बोर्डिंग पास की तरह काम करते हैं। केवल वही लोग जो ये बैंड पहने होते हैं विमान में चढ़ सकते हैं, लेकिन संगीत सारा बार बार पीछे मुड़कर अपनी दोस्त शेरी की चिंता करती रहती है। उसे दिखता है कि शेरी एयरपोर्ट पर तो आ गई है, लेकिन उसके पास बोर्डिंग पास नहीं है।
सारा एक साहस भरा फैसला लेती है और संगीत ठीक विमान के उड़ान भरने से पहले अपने बैग से अपने पिता का बोर्डिंग पास निकालकर शेरी को दे देती है। फिर खुद विमान में चढ़ जाती है। इस बीच ही और उसका बेटा पहले ही अपने सीट पर बैठ चुके हैं, लेकिन सारा अभी तक नहीं आई है। विमान है उड़ान के लिए तैयार। वह घबरा जाती है और तुरंत अपने बेटे के साथ वहां से चले जाने का फैसला करती है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनती। इसी बीच डायरेक्टर और दाढ़ी वाले आदमी दोनों सुरक्षात्मक कवच पहने हुए ज्वालामुखी के मुंह तक पहुंच चुके हैं। उन्हें पता है कि अब द्वीप छोड़ना नामुमकिन है। दोनों निर्भीक होकर ज्वालामुखी के पास खड़े होते हैं। दाढ़ी वाला आदमी मजाक में अपनी जेब से 1 साल पुरानी रेड वाइन की बोतल निकालता है, लेकिन वे पीने से पहले ही 78 साल से सोया हुआ ज्वालामुखी फट पड़ता है। पूरी ताकत से संगीत एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरा द्वीप 2 हिस्सों में टूट जाता है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधे समुद्र में धंस जाता है, जिससे तुरंत ही सैकड़ों फुट ऊंची लहरें बन जाती हैं। इसी बीच सारा और शेरी वापस हवाई जहाज पर लौटती हैं। वे बेताबी से अपनी मां और भाई को ढूंढती हैं, लेकिन स्टाफ तुरंत उन्हें सीट बेल्ट बांधने को कहता है क्योंकि हवाई जहाज उड़ान भरने वाला होता है। सारा को पता नहीं होता कि उसकी मां और भाई अभी भी उसे खोज रहे हैं। सौभाग्य से हिम्मी को उसके भाई से अभी एक संदेश मिलता है। समय रहते वह उन्हें टेनेरिफ में एक और सुरक्षित जोन के बारे में बताता है जहां वे सुनामी से बच सकते हैं। वह तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। उसकी बेटा, जिसे ऑटिज्म है लेकिन भूगोल में बहुत माहिर है, सेकंडों में सुरक्षित जगह का पता लगा लेता है। संगीत कुछ पास के हवाई अड्डे के कर्मचारी भी उनका पीछा करते हैं। तभी सुनामी हवाई अड्डे की ओर तेजी से बढ़ती है। जैसे ही विमान रनवे पर उतरने लगता है, जमीन फट जाती है। इसी बीच निक और मैरी अपनी स्पीड बोट में सुरक्षित संगीत जोन की तरफ दौड़ते हैं। उनका फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन वे आखिरी पल में सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचते हैं। जब वे किनारे पर उतरते हैं तो देखते हैं कि वहां पहले से ही कई लोग जमा हो चुके हैं। ये सब निक के साले की वजह से संभव हो पाया। उन्होंने एक्सपर्ट से सलाह ली थी और सबसे सुरक्षित इलाका चुना था। सुनामी गोल गोल फैलती है और 2 बड़ी लहरें टेनेरिफ के पूर्वी हिस्से में टकराकर एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। वो इलाका सबसे सुरक्षित साबित होता है। संगीत अपने करियर को खतरे में डालते हुए साले ने खुद माइक्रोफोन ऑन किया और मीडिया को सुरक्षित क्षेत्र के बारे में बताया। चेतावनी लोगों के फोन पर भी भेजी गई, जिससे अनगिनत जानें बच गई। लेकिन निक इधर उधर देखता है, अपनी पत्नी और बच्चों को कहीं नहीं पाता। उसे दूसरों से पता चलता है कि पूरी तबाह हो गई है और आखिरी फ्लाइट क्रैश हो गई। निक टूट जाता है, सोचता है कि शायद वो अपने परिवार का अकेला बचा हुआ सदस्य है। तभी दूर से एक जाना पहचाना आवाज सुनाई देता है। हैरानी की बात है कि कुछ लोग हवाई जहाज के क्रैश से बच गए हैं। सारा होश में आती है जबकि शेरी बेहोश रहती है। सारा तुरंत लेट जाती है। शेरी जमीन पर गिर जाती है और सीपीआर शुरू करती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट की मदद से शेरी को होश आता है। जब वे प्लेन से बाहर निकलते हैं तो उनके आसपास की दुनिया पूरी तरह तबाह नजर आती है। सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों को बर्बाद कर दिया है। कुछ छोटे द्वीप देश पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। निक और हाई को डर होता है कि शायद वे सारा को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है। उनका बेटा सबसे पहले सारा को पहचानता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद पूरा परिवार आखिरकार फिर से एक साथ हो जाता है। बस एक ही शख्स बचता है जो चुपचाप दूर से संगीत मैरी, जिसने उस आपदा में अपना भाई खो दिया। उसे पता है कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।